हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बिल्कुल ही न्यू एनिमी सीरीज जो आज ही आई है और मैंने सबसे पहले अपलोड कर दी है। आप सबको ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, भले ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी पर आगे आगे इसकी और भी एपिसोड्स मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो डोंट वरी। अब चलो बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम हेमस में मौजूद एक जगह जूजियान क्लिफ पर बैठी एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं, पर अगर हमने इसे बच्ची समझा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये नेजा से कम नहीं है। और इसे ढूंढते हुए यहाँ हेमस की इमोर्टल्स आर्मी और खुद जेड एम्परर आ चुके थे, जिन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। और इस बच्ची का नेम है मिंगलोंग, पर इसे उस पूरी इमोर्टल आर्मी को अपने सामने देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एकदम चिल होती है। तभी जेड एम्परर उससे कहते हैं, मिंगलोंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए हमारे सेलेस्टियल कोड के अगेंस्ट 10,000 डीमंस को बगावत करने के लिए भड़का दिया। तुम्हें ऐसा करने के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। ये कहते हुए हम आसमान में देख पाते हैं कि जेड एम्परर कितने ज्यादा गुस्से में है कि वहाँ का सारा वेदर चेंज हो जाता है और वहाँ पर गोल्डन स्टॉर्म आ जाता है। पर इस सब के बावजूद भी मिंगलोंग जरा सी भी पैनिक नहीं कर रही थी। ये देखकर जेड एम्परर अपनी पूरी इमोर्टल्स आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए इसे जान से मार डालो, जिस पर वो सारी इमोर्टल आर्मी यही करती है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए मिंगलोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश अटैक करती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मिंगलोंग कहती है, ये तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है। और फिर वो बड़े ही आइकॉनिक वे में अपने कानों के अंदर से अपने गोल्डन ड्रैगन स्टाफ को बाहर निकालते हुए उनके इस पावरफुल स्लैश अटैक को इजीली काउंटर कर लेती है और कहती है, ये तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अभी तो मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ये कहते हुए वो इमोर्टल्स आर्मी को पीटने लगती है जैसे कि मानो ये कोई आम इंसान हो। और इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाने के बाद वो सीधी जेड एम्परर को टारगेट करते हुए कहती है, ओल्ड जेड एम्परर तुम्हें तो बस यही करना आता है कि सीन के पीछे छुपकर बस डर्टी ट्रिक्स चलते रहो। जेड एम्परर उसके इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा भड़क चुके थे, इसलिए वो खुद पर्सनली मिंगलोंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, मिंगलोंग तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की, तुम इमोर्टल्स के रूल्स को मानने से इनकार कर रही हो, तुम्हें इस क्राइम की माफी नहीं मिलेगी। इतना कहते में जेड एम्परर का वो सोल डिस्ट्रॉइंग अटैक सीधा मिंगलोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। इस पर मिंगलोंग भी उनका आंसर करते हुए कहती है, ये किस तरह के बुलशिट रूल्स हैं, तुम बस मुझे मारने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम सभी मुनाफिक हो, किसी को आगे बढ़ता हुआ तुमसे देखा नहीं जाता। ये कहते मिंगलोंग अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके इस अटैक के साथ टकरा जाती है, लेकिन वो इसका सामना नहीं कर पाती और एक सेकंड में ही पीछे झटक दी गई थी। पर वो हार नहीं मानती और फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ उनके इस अटैक की तरफ आगे बढ़ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, इवन आज मैं यहाँ पर मारी ही क्यों ना जाऊं, पर मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम लोग हमेशा डर में जियो। इसी के साथ वो उनके इस अटैक के साथ टकरा जाती है और हमें आसमान में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तभी एक नरेटेड वॉइस हमें बताती है, 120,000 साल पहले मिंगलोंग जो कि एक सुप्रीम इमोर्टल थी, उसने सेलेस्टियल कोर्ट में तबाही मचा दी। हालांकि इमोर्टल्स ने उसे रोकने के लिए बहुत बड़ी फाइंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट की, लेकिन मिंगलोंग ने उनके हाथ में आने की बजाय खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चूज किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई और कई सारे इमोर्टल्स जान से मारे गए। और मिंगयू का गोल्डन स्टाफ और उसकी कुछ बची कुची सोल मीटियोराइट के एक छोटे से पीस में ट्रांसफॉर्म होकर समंदर में कहीं खो गया। इसी के साथ अब व्यू चेंज होता है, हमें टोंगटियान स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा एक डिसाइबल को बांधकर उसे बहुत ही बुरी तरह से चाबुक से मार रहा होता है और कहता है, तुम अभी भी ऑनेस्टली कॉन्फेस नहीं कर रहे। पर वो पर्सन जिसे कि यहाँ पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो कहता है, मैं वो नहीं था, तुम मुझसे और क्या कॉन्फेस करवाना चाहते हो। इस पर चाबुक से मारने वाला पर्सन उसके नजदीक आते हुए कहता है, मेरे ग्रेट प्रिंस वूयू, अब तुम प्रिंस नहीं रहे बल्कि तुम टोंगटियान स्वॉर्ड सेट के एक छोटे से सर्वेंट हो। अब अपने इस एरोगेंट एटीट्यूड को खत्म कर दो वरना जान से मारे जाओगे। ये कहते हुए वो फिर से उससे एक बार गुस्से में पूछता है, तो अब मुझे बताओ, वो तुम ही थे ना जिसने इमोर्टल्स के सेलेस्टियल बीस्ट क्रेन को पॉइजन दिया। इस पर वूयू अभी भी कहता है, मैंने कहा मैं नहीं था, तो मतलब मैं नहीं था। इस पर वो चाबुक वाला बंदा जिसका के नाम जाओ चुआन है, वो बड़े ही प्यार से अपने चाबुक को सहलाते हुए वूयू से कहता है, आज मैं देखता हूँ कि तुम ज्यादा टफ हो या फिर मेरा ये चाबुक। ये कहते हुए उसने फिर से अपने चाबुक से जोर जोर से वूयू को पीटना शुरू कर दिया था कि तभी इतने में वहाँ पर पीछे से एक ओल्ड मैन दौड़ते हुए आते और कहते हैं, स्टीवर्ट जाओ, वो यहाँ पर बस पिछले 2 सालों से है, वो यहाँ के रूल्स को नहीं जानते, प्लीज उसे जाने दें। पर जाओ के कुछ सर्वेंट्स उस ओल्ड मैन को वहीं पर पकड़कर रोक लेते हैं और आगे बढ़कर वूयू के पास नहीं जाने देते। उन ओल्ड मैन को इस तरह से रोते और बिलखिलाते हुए देखकर हमारा वूयू उनसे कहता है, अंकल सुन, इनसे भीख मांगना बेकार है, ये लोग जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। उसका ये कहना था कि तभी जाओ अपने चाबुक से वूयू के फेस पर हिट करने लगता है
और फिर उससे कहता है तुमने उस क्रेन को खाना खिलाया था, अगर तुमने उसे पॉइजन नहीं दिया तो फिर किसने दिया है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है जो आते हुए कहता है यहाँ पर पहले इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और ठंडा स्टॉर्म आया हुआ है और तुम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ। स्टीवर्ड जाओ और बाकी सभी सर्वेंट्स इन्हें देखते ही बाव करते हुए इमोर्टल सीतू कहते हुए ग्रीटिंग्स पेश करते हैं और फिर जाओ उनके पैरों में झुकते हुए कहता है इमोर्टल सीतू, ये बच्चा ज्यादा ही जिद्दी है और अभी भी नहीं मान रहा कि इसी ने आपके क्रेन को पॉइजन दिया है। ये कहते हुए वो अपने हाथों से उनके जूते भी साफ कर रहा था। इस पर इमोर्टल सीतू से कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसके साथ नरमी से पेश आ रही हो। इस पर जाओ फौरन से आंसर करते हुए कहता है मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। इस पर इमोर्टल सीतू कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। अगर मुझे इनमें पता नहीं चला कि मेरे क्रेन लिंगर को इसने मारा है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनते स्टीवर्ड जाओ जल्दी से भागकर जाकर वूजू को पीटने लगते और कहते हैं जल्दी बोलो बोलो, तुम मान क्यों नहीं रहे। वो बार बार वूजू को पीटे जा रहा था। तभी ओल्ड मैन सन बीच में आते हुए कहते हैं मैंने आपके क्रेन को खाना खिलाया था। ये कहते हुए वो उनके सामने जमीन पर घुटनों पर आ जाते और अपना सर जमीन पर पटकते हुए कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा और मैंने ही आपके क्रेन को खाना खिलाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप इमोर्टल्स के बीस्ट का अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। अगर आप किसी को पनिश ही करना चाहते हैं तो मुझे करें। इमोर्टल सीतू अच्छे से समझ गया था कि ये बूढ़ा वूजू को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर उसने ओल्ड मैन सन पर एक अटैक करते हुए उन्हें दूर फेंक दिया था, जो देखकर वूजू को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर इमोर्टल सीतू स्टीवर्ड जाओ को अपने पास बुलाते हुए उससे कहते हैं इस बूढ़े को सिखाओ कि यहाँ के रूल्स क्या हैं। जिस पर वो कहता है जी सर। और फिर वो आगे बढ़ते हुए जाकर ओल्ड मैन सन को अपने चाबुक से पीटने लगा था, पर वूजू ऐसा होने नहीं देता। वो जल्दी से अपनी जंजीरों को तोड़ते हुए अंकल सन के आगे आते हुए उसके चाबुक को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो मुझसे डील करो। स्टीवर्ड जू अपने चाबुक को पीछे खींचते हुए वूजू को जमीन पर पटक देते और कहते हैं तो तुम्हारे पास अभी भी गट्स हैं। और फिर स्टीवर्ड जाओ जोर जोर से वूजू को फिर से पीटने लगता है। तो अंकल सन उसे बचाने के लिए जाने वाले थे कि तभी कुछ सर्वेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। इधर वूजू स्टीवर्ड जाओ के चाबुक को खाते हुए कहता है अंकल सन, आपने हमेशा मुझे बर्दाश्त करने को कहा है। जाओ चुआन मुझे मार रहा है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इन्होंने मुझ पर सेलेस्टियल क्रेन को जान से मारने का इल्जाम लगाया, मैं फिर भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये लोग आज मुझे जान से मारने वाले हैं, पर मैं फिर भी सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकता हूँ। ये कहते हुए वूजू खड़ा हो जाता है और जाओ के चाबुक को पकड़ते हुए कहता है भले ही मैं आज यहाँ पर मारा क्यों ना जाऊं, पर मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहते हुए वूजू जाओ को पटक कर साइड फेंक देता है और जल्दी से भागते हुए इमोर्टल सीतू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपने इन घटिया रूल्स के साथ जहन्नुम में जाओ। पर इससे पहले कि वूजू का अटैक सीतू के साथ टकरा पाता, इससे पहले ही सीतू के साथ मौजूद लड़की वूजू के सीने में अपने बिजली से भी ज्यादा तेज चाबुक को धंसाकर उसे जान से मार डालती है। और सीतू इस पर हंसते हुए वूजू को पीछे की तरफ गिराते हुए कहता है तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को वॉयलेट किया, इसीलिए तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दिया गया और ये किस्सा यही खत्म है ना। ये बहुत सिंपल। ये सुनते साथ साथ में हम देखते हैं कि वूजू की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अंकल सू तो बस वूजू की बॉडी को पकड़े हुए उसे देखकर बस रोते रह जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि इमोर्टल सीतू और वो लड़की वहां से बड़े ही आराम से चले गए थे, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, और उसे तो अपने कपड़ों के ऊपर ब्लड लगने की पड़ी होती है। अब व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों बाद ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंकल सन वूयू की ग्रेव के ऊपर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसे याद करते हुए उससे कहते हैं वूयू, मेरी सारी जिंदगी में मेरी कोई भी औलाद नहीं है और इन पिछले कुछ सालों में हम दोनों बिल्कुल फादर और सन की तरह थे, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये जो मैंने तुम्हारे साथ पीस ऑफ मीटियोराइट को दफनाया है, ये मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू पास डाउन होता रहा है और अब मैंने इसे तुम्हें दे दिया। मेरे बच्चे, उम्मीद है कि तुम्हारी ये आफ्टर लाइफ की जर्नी अच्छी हो। तभी दूसरी तरफ हम ग्रेव के अंदर वूजू की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके ऊपर वो मीटियोराइट स्टोन पड़ा हुआ था और कुछ ही देर में वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलती है वूजू की सोल, जो कि अब डार्क एबस के अंदर गिरती जा रही थी और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज आ रही होती हैं कि कैसे उसे क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटा दिया गया और अब कैसे उसे यहाँ पर जान से मार दिया गया। पर इस सब के बावजूद भी वूजू गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होता और वो अपनी लाइफ के लिए अभी भी लड़ता रहना चाहता है। और वूजू को इस तरह से हार ना मानता हुआ देखकर हम देखते हैं कि उसके आसपास कुछ इंस्क्रिप्शन आना शुरू हो जाते हैं और उसे एक वॉइस सुनाई देती है और साथ ही मीटियोराइट्स की पावर्स भी उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है और वो वॉइस कहती है, मैं सुप्रीम इमोर्टल
मैं सेलेस्टियल पैलेस को तबाह करने की ताकत रखती हूँ। मेरी इन पावर्स को इनहेरिट करने वाला बंदा अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखेगा और उसे मिलेंगी इंडिस्ट्रक्टेबल वज्र बॉडी टेक्निक्स। और अगर वो इन्हें अच्छे से मास्टर कर लेता है तो उसकी पावर्स अर्थ और हेवंस की बाउंड्री से बाहर चली जाएंगी और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वूयू की बॉडी के अंदर से एक जोरदार एनर्जी निकलती है और इसी के साथ वूयू मिंगलोंग के गोल्डन स्टाफ के ऊपर बैठकर तेजी के साथ उस डार्क केबल से बाहर जाने लगता है और वो सीधा पहुंच जाता है इमोर्टल रियल में हेवनली पैलेस के सामने। उस जगह को देखते हुए वूयू के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, सो ब्यूटीफुल। क्या ये वही जगह है जो इंसानों से ऊपर है? वूयू यहाँ इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका है कि तभी इधर यहाँ जमीन पर हम अंकल सन को देखते हैं, जिनके पास स्टीवर्ट जाओ आते हुए कहता है, सन दाओजू। इस पर अंकल सन घबराते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। और फिर वो उन्हें आगे बढ़ते हुए गले से पकड़कर नोचते हुए कहता है, वूयू हमेशा तुम्हारी हर बात माना करता था, अब क्यों ना तुम उसे उसकी कब्र से बाहर निकालो और मुझे मारने के लिए बोलो। अंकल सन डरते डरते पीछे होते हुए कहते हैं, वो पहले ही मर चुका है, अब तुम और क्या चाहते हो? इस पर स्टीवर्ट जाओ बड़ी ही अकड़ में कहता है, वूयू वहाँ पर अकेला नीचे दफन हुआ पड़ा है, मैं तो यहाँ तुम्हें उसका साथ देने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो अपने वेपन से अंकल सन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वूयू की केप ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से स्टीवर्ट जाओ भी पीछे हट गया था और वो अटैक नहीं कर पाता। पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केव के साथ क्या हो रहा है और वो भी शौक होते हुए कहता है, ये केव अचानक से एक्सप्लोड कैसे हो गई? और अब थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से डस्ट हटती है तो अपने सामने हवा में वूयू को देखकर स्टीवर्ट जाओ की तो हालत खराब हो चुकी थी और वो घबराते हुए कहता है, तुम वूयू एक लाश जिंदा कैसे हो गई? इधर हम देखते हैं कि वूयू अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा था? तुम किससे रियूनाइट करवाने वाले हो? वूयू का ये कहना ही था कि स्टीवर्ट जाओ की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इसका क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।